सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। जिस तरीके से 2020 का जनादेश एनडीए के लिए था और उसको छोड़कर जिस तरीके से आज वो महागठबंधन के साथ वो सरकार बना रहे हैं, मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश करें। ये देखिए, ये बिहार के लिए राजनीति नहीं हो रही है, बिहार के विकास के लिए राजनीति नहीं हो रही है, ये सत्ता के लिए राजनीति हो रही है। नमस्कार, देश के बेस्ट डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की तो बात बिहार की यूनिक राजनीति, जहां मुख्यमंत्री नहीं बदलता है, सिर्फ मुख्यमंत्री को समर्थन देने वाले दल बदल जाते हैं। जो नेता एक दिन पहले विपक्ष में होते हैं वो अचानक सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। नए मंत्रियों की लिस्ट बन जाती है और नई सरकार बनने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदलता, मुख्यमंत्री वही रहता है, वो नीतीश कुमार ही बने रहते हैं। अब से करीब 1 घंटे पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू बीजेपी सरकार का इस्तीफा सौंप दिया। उसमें मुख्यमंत्री पद पर वो थे, उन्होंने उस सरकार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार गिर गई है। एक हाथ इस्तीफा और दूसरे हाथ से नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने 2 बार राजभवन नहीं गए, एक बार में गए कि ये लीजिए, ये चिट्ठी पकड़िए, ये इस्तीफा दिया, ये चिट्ठी पकड़िए, मेरे पास समर्थन है, मैं सरकार बनाऊंगा। एक ही बार में दोनों काम निपटा दिए। वहीं नीतीश कुमार ने आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थन वाले 160 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया। राज्यपाल से मिलने के बाद नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए और सिर्फ इतना कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया। सभी की राय थी कि एनडीए छोड़ दिया जाए। आगे बताएंगे कि बीजेपी से क्या परेशानी थी। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। नीतीश कुमार ने यह नहीं बताया कि बीजेपी को क्यों छोड़ा। कह रहे बहुत सारी चीजें हुई हैं, हमारे लोग बता देंगे। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार सीधे आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। यहां पहले से आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता मौजूद थे। नीतीश कुमार की इन नेताओं के साथ मुलाकात हुई, जहां फिर से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर सहमति की मुहर लग गई। बैठक में यह भी तय हुआ कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होंगे। इस बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि 2017 में जो हुआ उसे भूल जाएं, अब नया अध्याय शुरू करेंगे। तो नया अध्याय शुरू हो गया और उसकी शुरुआत कैसे हुई उसकी तस्वीर आपके सामने है। तेजस्वी यादव ने फूलों का गुलदस्ता नीतीश कुमार को पकड़ा दिया। वो नीतीश कुमार जिनके लिए तेजस्वी यादव ने न जाने क्या क्या कहा, और वो तेजस्वी यादव जिनके लिए नीतीश कुमार ने न जाने क्या क्या कहा। नीतीश कुमार के यू टर्न से बीजेपी हालांकि नाराज है। अब तक तो बीजेपी चुप थी, लेकिन अब वो कह रही है कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है। इस बीच बीजेपी ने बिहार के बड़े नेताओं को पटना भेजा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन 2024 में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या चेहरा होंगे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और अब नीतीश कुमार, यानी 4 लोग लिस्ट में होंगे। और इसमें आप अरविंद केजरीवाल का नाम भी जोड़ दीजिए, 5 लोग हो जाएंगे। दूसरी तरफ अकेले नरेंद्र मोदी। तो क्या नीतीश कुमार के एक और पीएम कैंडिडेट बन जाने से विपक्ष में आपसी लड़ाई तेज हो जाएगी, जो बीजेपी के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकता है? अब 2014 के कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं। जब नीतीश कुमार, बीजेपी और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो किस पार्टी को कितने वोट मिले जरा देखिए। जब जेडीयू बीजेपी से अलग लड़ी तो उसको करीब 16% वोट मिला और सीट आई थी लोकसभा चुनाव में 2। नरेंद्र मोदी को चुनौती देने गए थे, 2 सीट पाए थे जेडीयू। आरजेडी को 20% वोट मिला था और सीट आई थी 4। कांग्रेस को 8.5% वोट मिला था और सीट आई थी 2।
सब मिलाकर कुल वोट प्रतिशत 44% के आसपास था, लेकिन गठबंधन की स्थिति में ऐसा ही होगा यह कहना मुश्किल है। इसी तरह से बीजेपी 2014 में बीजेपी को करीब 29.5% वोट मिला और सीट आई थी 22। एलजेपी को करीब 6.5% वोट मिले थे और सीटें आई थी 6। कुल मिलाकर 35 यानी 36% के आसपास। लेकिन अगर इसमें आप हमको भी जोड़ दीजिए और दूसरी पार्टियों को जोड़ दीजिए जो साथ में हैं, तो आंकड़ा और आगे चला जाता है। तो आंकड़ों के लिहाज से अगर देखिएगा, सीधा मतलब मैथ्स वाला कैलकुलेशन कीजिएगा कि इनका पिछला जोड़ दिए, इनका पिछला जोड़ दिए, तो बीजेपी पीछे दिखेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब चेहरा नरेंद्र मोदी होते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं, समीकरण बदल जाते हैं, सारी जो पॉलिटिक्स के नियम हैं कागज पर लिखे हुए वो सब इधर उधर हो जाते हैं। यूपी में हमने ये देखा है, ऐसे ही लोगों ने कैलकुलेशन किया था कि मायावती के वोटर इधर आ जाएंगे और अखिलेश यादव के आ जाएंगे, दोनों मिल गए, अब तो खत्म है मामला। लेकिन उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का जब चेहरा सामने रखा गया 2019 में, तो फिर वही परफॉर्मेंस बीजेपी का जो 2014 में था। अब नीतीश कुमार का एक पुराना बयान आपको सुनवाता हूं। 2013 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था तो कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ चले गए। एक बार जरा पुराना बयान सुनिए। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं बैठता। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोग साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। संभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने। तो नीतीश कुमार कई बार बहुत कुछ कहकर और बहुत बार उससे पलट चुके हैं। जब उन्होंने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा था तब आरजेडी के लिए कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं इसलिए इनके साथ नहीं रह सकते। भ्रष्टाचार के आरोप वहीं के वहीं हैं। इस बीच लालू यादव को कुछ मामलों में कन्विक्शन भी हो गया, चारा घोटाले मामले में। तो अगर नीतीश कुमार की पुरानी परिभाषा से चलिएगा तो वो एक भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता व्यक्ति की पार्टी से जुड़ गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो कहें और बाद में उससे पलट जाएं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अब राष्ट्रवाद में आज के सवाल, चाचा भतीजे की सरकार, कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार? 2024 में मोदी के सामने पीएम के दावेदार होंगे क्या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का काम बना दिया या बिगाड़ दिया? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, बिहार बीजेपी के डॉक्टर राम सागर सिंह जुड़ रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, अली अनवर जी जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद हैं जेडीयू के, और अशोक सिंह प्रवक्ता हैं आरजेडी के जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आप सबके पास आऊं उससे पहले एक बार जल्दी से साकेत के पास चलता हूं जो कि पटना में मौजूद हैं। साकेत, बड़ा उलटफेर वगैरह सब कुछ जो है अभी तक हमने देख लिया। अब ये सरकार जो है वो कब तक बनेगी? मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे, ये कंफर्म है? कब लेंगे और उस सरकार की रूपरेखा क्या होगी? देखिए, बिल्कुल अब उसी चीज़ों का इंतजार है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे यहाँ पर राबड़ी देवी के आवास पर, और यहाँ से तेजस्वी यादव और दूसरे जो उनके घटक दल है महागठबंधन के, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां, उनके नेताओं के साथ वो फिर से काने मार्ग गए और वहाँ पर उन लोगों की बैठक चल रही। तो यानी कि जो स्वरूप होगा इस सरकार का, उसे लेकर अब मंथन हो रहा है कि आखिर किसके पाले में कितना मंत्री पद जाएगा, किन पार्टियों को, ये तय करना है। जो हमारे पास सोर्स बता रहे हैं कि कांग्रेस को 4 जो मंत्री का पद दिया जा सकता है। लेफ्ट ने पहले से ही, जो सीपीआई एमएल है उसने पहले से ही कह दिया है कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, यानी कि उनका कोई भी सदस्य मंत्री नहीं बनेगा, वो बाहर से सरकार को समर्थन देंगे लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो बचे आरजेडी के तरफ से, और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि बीजेपी का जितना मंत्रालय बीजेपी के पास था वो आरजेडी को ट्रांसफर हो जाएगा, यानी आरजेडी के पास होगा, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर गृह मंत्रालय किसके पास होगा, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार ये तीसरा मौका है जब नीतीश कुमार ने पलटी मारा है, और इससे पहले जब बीजेपी छोड़कर वो आरजेडी में गए थे और फिर आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आए थे तो लालू यादव ने उनको पलटू राम उनका नाम रखा था, और एक बार फिर से तीसरी बार वो पलट गए हैं, यानी कि उसी पार्टी के साथ वो फिर चले गए हैं। साकेत, मैं जरा डिबेट शुरू करूं, मेहमानों के पास चलूं उससे पहले लालू प्रसाद जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ था 3 अगस्त 2017 को। नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुल छोड़ता है, और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है।
किसी को शक क्वेश्चन मार्क। ये लालू यादव का ट्वीट था। इसी ट्वीट को लेते हुए अली अनवर जी के पास चलते हैं। अली अनवर जी, मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने तो बताया नहीं कि क्यों बीजेपी को छोड़ा। अगर आप बता सके बीजेपी को क्यों छोड़ा और उस पार्टी के साथ क्यों जा रहे हैं जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप तब भी थे, अब भी हैं, और जिस पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार को सांप तक कहा है कि ये तो केचुल है, 2 साल में, अब सांप है 2 साल में अपना केचुल छोड़ता है। सुशांत जी, पहले तो आप अपने को अपडेट कर लीजिए कि मैं जेडीयू में था कभी जरूर, लेकिन आज की तारीख में मैं किसी दल में नहीं। ठीक है सर। और दूसरी बात ये कि 2017 में इसी सवाल पर कि नीतीश जी चले गए महागठबंधन तोड़ करके, रातों रात बीजेपी में, एनडीए में शामिल हो गए, इसी सवाल पर हमने इस्तीफा दिया। और आज मुहर्रम का दिन है, वसूल के लिए कुर्बानी का दिन। अच्छी बात यह है कि जिस वसूल के लिए हम बागी हो गए और पार्लियामेंट से बाहर हो गए, पूर्व सांसद आप कह रहे हैं, तो उसको मान करके अच्छा लग रहा है कि नीतीश जी फिर अपने पुराने रास्ते पर आ गए हैं। और ये देख करके, और तेजस्वी जी भी उनके साथ हैं। लेकिन ये हमको कहना है कि भाई नीतीश जी की तो जन्म कुंडली आप दिखा रहे हैं, लेकिन उस समय तो बड़ी वाहवाही आप लोग कर रहे थे जब नीतीश जी गठबंधन तोड़ करके और गए थे बीजेपी के साथ, और फिर उनका पुराना ट्वीट और उनका भाषण दिखा रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो पुराना भाषण रुपये को गिरने से लेकर के और 2 लाख रोजगार लोगों को देने से लेकर के, और फिर और दूसरे किसानों की आमदनी दुगना करने से लेकर के, और फिर सारी चीजों पर जो प्रधानमंत्री जी जो भाषण पहले देते थे, और आज वो क्या बोल रहे हैं ये सर, कभी हम नहीं सुनते हैं। पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जी ने भी बहुत कुछ कहा किया। अगर आप चुनावी वादे करें, उसको लेकर पूरा कर पाएं, कुछ अधूरा रह जाए, इस पे चर्चा अलग होती है सर। लेकिन कोई पार्टी सर नहीं, अली अनवर जी, मैं ये कह रहा हूं नीतीश कुमार का स्टैंड था कि मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए लालू यादव की पार्टी से अलग हो रहा हूं। लालू यादव उसके बाद कन्विक्ट हो गए, तो क्या बदला, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको कह रहे हैं, देखिए हम भी पत्रकार रहे हैं, और कोई 2, 4, 5 साल नहीं, 25, 30 साल। तो जब हम लोग कलम उठाते थे, हमारे जमाने में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप वाली नहीं थी, लेकिन हम लोगों की तलवार दुधारी होती थी और वो विश्वसनीय होती थी। जब ही आप नीतीश कुमार या किसी एक नेता के बारे में कह रहे हैं, तो बीजेपी के नेता पहले क्या कहते थे और फिर बाद में क्या कहने लगे, ये बताने तो आज नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं सर, तो हम नरेंद्र मोदी का बयान निकाल कर लाएं कि उन्होंने 2014 में इलेक्शन में क्या बोला था, सिर्फ इसको जस्टिफाई करने के लिए कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो ठीक है। एट द सेम टाइम आपको ये भी बताना चाहिए कि बीजेपी पहले नीतीश कुमार के खिलाफ क्या बोलती थी, या जब उनके तो साथ आपका तर्क ये है कि बीजेपी जो करती थी वो नीतीश कुमार कर सकते हैं और इसलिए वो अलग हो गए, ये आपका तर्क है? हम वो ठीक उनके लिए चलेगा, दोनों के लिए, लेकिन हमारे आपके लिए भाई आज नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं और जिसके साथ जा रहे हैं उसको गाली देकर अलग हुए थे। ये पूछूं कि 2014 का उठा के पूछूं? सर क्या आप बात कर रहे हैं? इसका मतलब आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये आपको तर्क निकालना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था और नीतीश कुमार ने क्या कहा था। अशोक सिंह जी, तराजू लेकर नहीं तराजू लेकर, सर मैं आपको बताऊं, इस देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग तराजू लेकर चलते हैं और जबरदस्ती बैलेंस करते हैं कि अगर मुसलमान के लिए ये बोल दिया तो हिंदू के लिए भी बोल के दिखाओ। नीतीश कुमार से पूछ लिया तो मोदी जी से पूछ के दिखाओ। नीतीश कुमार ने आज गठबंधन तोड़ा, उनसे प्रश्न होगा। एथिक्स की बात कर रहे हैं सुशांत सर, एथिक्स मुझे पता है सर, एथिक्स मुझे पता है सर, एथिक्स पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए। अली अनवर जी, सारे एथिक्स पत्रकारों को सिखाएंगे या कुछ नेताओं के लिए भी बचेगा सर? अली अनवर जी, कुछ नेताओं के लिए एथिक्स बचेगा? आपने पार्टी छोड़ दी, आप खुद कह रहे हैं एथिक्स नहीं बचा होगा तभी ना छोड़ा था।
हम जानते कि इस तरह की बहस कराएंगे, तो इस तरह की बहस में हम नहीं शामिल सर अभी तो बहस शुरू ही नहीं हुई अली अनवर जी, मैंने तो अभी बहस शुरू ही नहीं की। शुरू में ही अपना रंग दिखा दिया। इसमें रंग क्या है सर? मैंने प्रश्न पूछा, आपका जवाब यह है कि बीजेपी से का पुराना निकाल कर बोलिए। बस दोनों तरफ की गलती बताइए, हम किसी का बचाव करने के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप नीतीश कुमार से एसोसिएटेड रहे, आपसे नीतीश कुमार का पूछ रहा हूं। जब बीजेपी पर जाऊंगा तो बीजेपी से पूछ लूंगा, सारी चीजें शुरू में ही बैलेंस करने के लिए पूछ लूं। खैर ठीक है। अशोक सिंह जी 1 मिनट रुकिए, राम सागर जी रुकिए। अशोक सिंह जी, तेजस्वी यादव से लेकर और लालू यादव का ट्वीट अभी मैंने पढ़ा, बहुत कुछ जो पिछला कहा गया वो सबके सामने है। अभी परिस्थिति क्या बदली, क्यों आरजेडी ने मन बनाया जेडीयू के साथ जाने का? इसमें मन बनाने की बात नहीं है। बात यह है कि जो बिहार के लिए पैकेज की घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने, बिहार के लिए करोड़ों नौजवानों के रोजगार की घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने, बिहार की जनता को जो ठगा गया है उससे बड़ा अंदर एक उहापोह हो रहा था। उसी को लेकर नीतीश जी ने एक कदम उठाया। नीतीश जी जब उनके साथ गए थे तो उनको लगा था कि देश का प्रधानमंत्री अगर कह रहा है कि हम बिहार के लिए स्पेशल पैकेज देंगे, बिहार का विकास करेंगे, बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे, बिहार के नौजवानों को रोजगार देंगे, इस विश्वास में उनके साथ गए। उस विश्वास को उनको धोखा मिला, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी। हक था राष्ट्रीय जनता दल को सरकार बनने का, लेकिन वो नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब सभी लोग मिलकर बिहार के सम्मान और स्वाभिमान के लिए, बिहार के विकास के लिए ये कदम उठाया गया है। अशोक जी, ये कोई राजनीतिक अशोक जी, आज नीतीश कुमार आपके साथ आ गए और आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता से जो किए हुए वादे थे उसको पूरा करवाने के लिए वो आ गए। तो पहला प्रश्न तो लोग ये पूछेंगे कि भाई अगर वो बीजेपी के साथ रहकर और नीति आयोग की मीटिंग में न जाकर, उन्होंने अगर इतना सीरियस थे तो नीति आयोग की मीटिंग में भी जाते, लेकिन अगर उसमें नहीं गए और बीजेपी के साथ रहकर वादे पूरे नहीं करा पाए तो आरजेडी के साथ जाकर वो वादे पूरे कैसे होंगे? पहला प्रश्न ये। और दूसरा कि जब वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपसे अलग हुए तो नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे नीतीश भी केचुल छोड़ता है। ये लालू यादव जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रहा था। आज आपके साथ आ गए तो वो बिहार की जनता के बारे में सोचने वाले हो गए। ये पब्लिक कैसे मानेगी? नहीं सुशांत जी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष के चला करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम बिहार की जनता के साथ धोखा करें। उसका यह मतलब नहीं कि हम बिहार के विकास के साथ धोखा करें। जहां बिहार के विकास की बात आई वहां राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों यूनाइट हो गए और यूनाइट होकर बिहार के हित और तो अशोक जी, लोग तो ये भी कहेंगे ना कि भाई हो सकता है आप अभी भी पॉलिटिक्स कर रहे हो, अभी आप बीजेपी को कोस रहे हो, ये पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो, कल को बीजेपी के साथ चले जाइए। वो कह तो रहे हैं हम नहीं नीतीश जी धोखा खाए, वो तो कह रहे हैं कि हम इतने झूठ के आडंबर में आ गए कि हमारा बिहार का नौजवान रोजगार पाएगा, हमारा बिहार का विकास होगा। आपको गारंटी है इस बार नीतीश कुमार आपको नहीं छोड़ेंगे? का पुलिंदा आपको गारंटी है इस बार नीतीश कुमार आपको नहीं छोड़ेंगे? अशोक जी 1 मिनट आ रहा हूं, राम सागर जी 1 सेकंड, एक लास्ट कमेंट ले लूं। आपको गारंटी है इस बार नीतीश कुमार आपको नहीं छोड़ेंगे? राजनीति में अब महसूस हो गया कि नीतीश जी ने देख लिया कि हम जहां जहां गए वहां पे हमें धोखा मिला। बिहार के विकास के लिए अब सब एक रहेंगे। ठीक है। राम सागर सिंह जी 1 मिनट में बस इतना बता दूं, नीचे 2 विजुअल्स आपको दिखा रहा था। एक तो बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, उसकी तस्वीरें हैं, फ्लाइट में लोग बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ मीटिंग चल रही है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दोनों है, अपडेट लगातार देता रहूंगा। राम सागर जी बताइए, आरोप यह है कि आपने बिहार की जनता का विकास नहीं किया, नीतीश कुमार आपके इस झूठ को पहचान गए और इसलिए वो अब आरजेडी के साथ चले गए। मैं अशोक जी को जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज की बात थी, 2 लाख करोड़ से ऊपर का पैकेज भारत सरकार ने बिहार को दिया है। 54 करोड़ रोड में दिया था और अब वो करीब 74 करोड़ के आसपास रोड में दिया जा चुका है। रोड के मार्फत 24,000 करोड़ जो आईओसी और फर्टिलाइजर जो बरौनी में है, बेगूसराय जिला को
24,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, इनको पता होना चाहिए। हवाई जहाज का पैकेज 8,000 का है, सुन लीजिए अतुल बाबू, 8,000 का हवाई जहाज का अड्डा बनाया गया है, वो उसका है। रेलवे का 10,000 का पैकेज करोड़ का पैकेज है। ये 1.25 लाख नहीं तो राम सागर सिंह जी, राम सागर जी, आपके हिसाब से अगर इतना पैकेज बिहार को केंद्र ने दिया तो नीतीश कुमार ने आपका साथ क्यों छोड़ा? बीजेपी क्या मानती है, नीतीश कुमार ने आपका साथ क्यों छोड़ा? बिहार को दिया गया है हमारी केंद्र की सरकार ने। नहीं राम सागर जी, फिर नीतीश कुमार ने साथ क्यों छोड़ा, इसका एनालिसिस बताइए। मैं उसका बता देता हूं, क्योंकि ये धोखा देने वाले लोग हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं अभी तक बचा है जिसको इन्होंने धोखा नहीं दिया। पर जब वो आरजेडी को धोखा दे रहे थे तो आपको पसंद आया था, आपने हाथ बढ़ाकर उनको गाड़ी में बैठा लिया था। नहीं, ये धोखा दे करके ये खंजर के साथ कहीं जाते हैं। फिर मैं इनको भी, राजद के नेता को भी मैं सावधान करना चाहता हूं कि आपके पास भी ये खंजर के साथ गए हैं और जिंदा लाश हमारे घर से निकल करके पड़ोसी में चला गया है। अब उस जिंदा लाश को अब ये कहते तो कि हमारे यहाँ का बदबू तो राम सागर जी, मेरा प्रश्न ये है, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार धोखेबाज आदमी है, खंजर लेकर चलते हैं, पीठ में भोंक देते हैं। ये बात आपको कब समझ में आई? आप तो उनके साथ इतने साथ सत्ता में रहे। आप तो 2013 में उन्होंने इन्हीं नरेंद्र मोदी के साथ फोटो पर आपका डिनर कैंसिल कर दिया, तब भी आपने उनका साथ ले लिया जब जरूरत पड़ी। आरजेडी को जब खंजर भोंके तो आपने कहा वेरी गुड, आओ मेरे साथ, तब आपको उनका चाकू नजर नहीं आया? सुशांत जी, मैं इसी बार कंस्टिट्यूंसी के ये एमपी हुआ करते थे और मैं उसी का मोकामा का रहने वाला हूं। मैं इनके रग-रग से वाकिफ हूं, मैं इनके बहुत सारे मंचों को तैयार कर चुका हूं। ये राष्ट्रवाद के, अरे भाई सर, लेकिन इनके रग-रग से मोदी जी को वाकिफ क्यों नहीं कराए? फिर 2017 में गठबंधन नहीं करना था? फिर परिवारवादी के मैं कह रहा हूं राम सागर जी, अगर धोखेबाज है नीतीश कुमार तो 2017 में गठबंधन नहीं करना था। फिर नहीं, ये मुझे लगा कि मेरे साथ आकर के अपना चरित्र बदलेंगे और मेरे साथ रह करके कुछ ये बदल करके रहे भी। अच्छा, जैसे अभी अशोक जी को लग रहा है। ठीक है संजय जी, देखिए एक बात बताइए, नीतीश कुमार को लोग आज कोस रहे हैं और समय समय पर अपने हिसाब से कोसते हैं। जब आरजेडी को धोखा हुआ तो उन्होंने साफ कह दिया, आज बीजेपी को हो गया तो बीजेपी गाली दे रही है। लेकिन फैक्ट यह है कि नीतीश कुमार बिना बहुमत लाए हुए हर बार आराम से मुख्यमंत्री बनते हैं और कभी इसको पार्टनर बनाते हैं, कभी उसको पार्टनर बनाते हैं। ये उनका पॉलिटिकल स्किल है ना। फिर इस बार उन्होंने फिर इस्तेमाल कर लिया आरजेडी के साथ जाकर। फिर नहीं, बिल्कुल सही आपका सवाल है। ये बिहार की विडंबना रही है कि 1995 के बाद कोई भी पार्टी ऐसी नहीं रही बिहार में जो अपने दम पर सरकार बना सके। ये राम सागर जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को मैं रग-रग जानता हूं, ये जानता हूं, वो जानता हूं। अगर आप जानते थे तो आप लड़ लेते अकेले चुनाव 2020 में। नीतीश कुमार की जरूरत आपको क्या थी? सही बात। ठीक है, आप चुनाव हारते, जीतते, तय कर लेते चीजों को। जब वो 43 सीट पर आ गए थे, उस समय भी आपके पास मौका था। आपने क्यों उनको दायित्व दिया कि नहीं, हम प्री पोल अलायंस में हमने वादा किया है, हमारे मुख्यमंत्री आप होंगे। आपने उस समय भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, चीजें यहां ये है कि बिहार और बिहार के आवाम से ज्यादा सत्ता का समीकरण कैसे साधा जाए, राजनीति इसी के इर्द गिर्द बिहार में घूमती है और बिहार की यह विडंबना है। अली अनवर जी तो बड़े जमीनी पत्रकार रहे हैं। बिहार की जो उर्वर भूमि है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि बिहार नेता विहीन रहा है। वो 77 आंदोलन से जो लोग निकले थे, उसका उनकी मंशा क्या थी? वो तो भटकाव का शिकार रहा बिहार, और उस भटकाव में कभी इधर कभी उधर, कभी पोलराइजेशन में कभी डिपोलराइजेशन में, इसी के इर्द गिर्द बिहार घूमते रहा। वो संजय जी, 2005 थोड़ा सा मुझे एक चीज पहले ये बता दीजिए कि आपके हिसाब से नीतीश कुमार ने ये गठबंधन अभी क्यों तोड़ा है? गठबंधन उनका ईगो की वजह से टूटा। वो नहीं चाहते थे कि विजय सिन्हा स्पीकर के पद पर रहें। इसकी बात उन्होंने पहुंचाई थी बीजेपी के शीर्ष नेताओं को। जिस तरह से उनके प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उन पर हमलावर थे,
उसको लेकर के उन्होंने पहुंचाई थी कि आप प्रदेश अध्यक्ष को बदलिए। जिस तरह से आरसीपी सिंह बिना इनसे पूछे हुए मंत्रिमंडल में चले गए थे और उनको लग रहा था कि बीजेपी जेडीयू को साधने के लिए उनका आरसीपी का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें उम्मीद थी कि उपराष्ट्रपति के लिए एक बार हमसे पूछा जाएगा, और एक बार अगर हमसे पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति के लिए तो नहीं पूछा गया, इसको लेकर के इनके मन में नाराजगी थी। तो इन बातों को लेकर के नाराजगी थी कि बिहार के आवाम के लिए कि बिहार का हित भाजपा नहीं साध रही है और आरजेडी के साथ चले जाएंगे तो वो उनका हित साथ देगी, ये उनका मकसद नहीं था। अली अनवर जी, आपको लगता है नीतीश कुमार के ईगो की वजह से ये गठबंधन टूटा है? नहीं, संजय जी बहुत हद तक सही बोल रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि सबसे बड़ी बात यह थी कि आप पार्टनर को, अपने एलआई पार्टी को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। वो आरसीपी सिंह के जरिए ये तोड़ने की ही कोशिश न हो रही थी। ललन सिंह जी ने तो ठीक ही कहा है कि भाई दूसरा चिराग खड़ा कर रहे थे तो पहले ऑपरेशन कर दिया, इसमें सावधानी कर दी, सावधानी बरत दी। और देखिए तजुर्बा है ना अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने किया, तो और जो पहले का भी तजुर्बा है, जो लोग बीजेपी के साथ गए वो पहले उनको खाती है बीजेपी, इसका ये फितरत है बीजेपी की। तो अब देर सबेर अली अनवर जी, क्या आपको लगता है कि आज की डेट में अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए तो जेडीयू को नहीं तोड़ा जा सकता है? देखिए, कोशिश होगी लेकिन अब कामयाब नहीं होंगे। अगर ये कोशिश हुई नहीं, आपने देखा नहीं, कई चैनल्स ने चलाया, वीडियो चलाया कि 6-6 लाख 6-6 करोड़ रुपया देने की पेशकश हो रही है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाने की पेशकश हुई है, और महाराष्ट्र में कैसे हुआ, अभी बगल हमारे पड़ोस में झारखंड में क्या हो रहा है। मैं आपकी बात नहीं काट रहा, मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, एक मिनट रामसागर जी, आपको ही मौका दूंगा इसके बाद रिस्पॉन्ड करने का। अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए तो जेडीयू के विधायकों को अब नहीं तोड़ा जा सकता, ये कैसे सुनिश्चित हो गया? ना, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं, कोशिश नहीं होगी, कोशिश होगी। अरे भाई, उसके सबके ऊपर ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है और कई तरह के और चीजें हैं। और इसमें अब देखा कि मैंने ठीक ही कहा संजय जी ने कि भाई सभा अध्यक्ष जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं। एक छोटी सी बात के लिए जिस तरह से वो मैंने एक समस्या के लिए सरकार को जिस तरह से टारगेट कर रहे थे, पार्टनर पार्टी के अध्यक्ष जो बड़ी पार्टी थी बीजेपी, उसको बड़प्पन दिखाना चाहिए था। रामसागर जी, अली अनवर जी कह रहे हैं आप जेडीयू को तोड़ना चाहते थे, यही आरोप ललन सिंह जी भी लगा रहे हैं कि आप जेडीयू को तोड़ना चाहते थे, आप ऑपरेशन जैसे शिवसेना हुआ वैसा टाइप कुछ कर रहे थे और इसलिए नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। ये ललन सिंह गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह जी ने बड़ा साफ कहा कि नीतीश कुमार को उन्होंने मालिक बताया, तो मालिक तो नौकर होता है और सारे लोगों को नौकर बता दिया। वो बता दिया कि पार्टी में एक ही मालिक है और वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार को मालिक कहने वाले लोग अब नौकर क्या बयान देंगे, जो मालिक चाहेगा वो बयान देंगे। ये गलत बयानी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और आगे चल करके ये गलत साबित होगा। अब ये बताएं कि जो आरसीपी टैक्स की बात लोग करते थे, अब जो परसों तक जो जगदानंद जी कहा करते थे कि आरसीपी तो केवल टैक्स कलेक्टर थे, वो टैक्स कलेक्ट करके किस मालिक के पास वो पैसा गया है, इसका खुलासा करे ना। अब जगता बाबू इस बात को भी बताए कि टैक्स कलेक्टर उस पैसे को मालिक के यहाँ जमा किया या कहाँ जमा किया था। नहीं, पर रामसागर जी फिर प्रश्न आपसे भी पूछा जाएगा, आपने आरसीपी सिंह को जब मंत्री बनाए रखा तब क्यों नहीं पूछा कि टैक्स कलेक्शन का पैसा किसको दिया है? नहीं, वो केंद्र में थे। हाँ, तो केंद्र में थे तब नहीं क्यों? अरे तो पूछ लेना था केंद्र में कि किसको पैसा दिया। केंद्र में किसी का हिम्मत नहीं है। हो सकता है कि उनके ऊपर गलत बयानी हो रहा हो, उनको टार्निश करने के लिए, उनको अलग करने के लिए, क्योंकि इनको मंत्री बनना था। आप जब शुरू से देखेंगे, मैं शुरू से बता देता हूं, 19 का जब लोकसभा का रिजल्ट आउट हुआ तो
नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टेबल पर, डिनर टेबल पर आरसीपी सिन्हा को ले गए थे और वहां बैठ करके ये तय हुआ था उनका मंत्रिमंडल में जाना। जब विद्रोह किए ललन सिंह की वो कैसे बनेगा और मैं कैसे नहीं बनूंगा, तब एक रास्ता निकाले नीतीश कुमार कि नहीं, तब कोई मंत्री नहीं बनेगा, और फिर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सके थे आरसीपी सिंह उस समय, और कोई नहीं शामिल हुआ था। ठीक है। बाद के दिनों में ये बात भी साबित हो गया है, ये खुद कह रहे ललन सिंह कि वहां से जब बात हो करके आई, अमित शाह के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि कहे कि आपके नाम पर सहमति बनी है, और जब ये नीतीश कुमार को बताया कि सहमति बनी है, तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि जाकर के ओथ लीजिए, बनिए, और बधाई दिए। तो बिना सहमति का कहां बनाने का बात है? भाजपा इस तरह का काम करती ही नहीं है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी से सहमति लेकर के ही नहीं, और फिर इसमें नीतीश कुमार से भी प्रश्न है कि अगर बीजेपी अपनी चला रही थी, उनके इतने करीबी व्यक्ति को अपनी मर्जी से मंत्री पद की शपथ दिला दे रही थी, तो तभी एक गठबंधन तोड़ लेना था जैसे आज तोड़े हैं। वो भी चीज है। अशोक जी, गया था नीतीश कुमार के सहमति से दिलवाया गया था। ठीक है अशोक जी, आपका तर्क ये था कि नीतीश कुमार ये पहचान गए कि बीजेपी बिहार के लोगों के लिए काम नहीं कर रही, इसलिए आपके साथ आए। लेकिन इसी पैनल में बैठे हुए सारे लोग ये कह रहे हैं, अच्छा थोड़ी देर बीजेपी को हटा भी दें, बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ईगो और दूसरा बीजेपी जो है वो जेडीयू को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, इसलिए वो दौड़े दौड़े आपके पास आ गए। तो बिहार की जनता तो इसमें कहीं फोकस में है नहीं, उनकी अपनी पार्टी, उनका ईगो फोकस में है। नहीं, हम लोगों का तो पूरा फोकस बिहार की जनता है, बिहार के लोग हैं, बिहार का विकास है, बिहार का बेरोजगारी के मुद्दे हैं, इस पे फोकस है। इसी मुद्दों को लेकर नीतीश जी वहां पे धोखा खाया है, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो हमारे साथ हैं। अच्छा अशोक भाई, एक बात और बताइए सर, अशोक जी एक बात और बताइए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपका पॉइंट मान लेता हूं कि बीजेपी सेंटर में होकर भी नीतीश कुमार को मदद नहीं कर रही थी कि वो बिहार का विकास कर सके, इसलिए वो आप चले गए आरजेडी के पास और आपके साथ सरकार बना रहे हैं। अब मुझे बताइए, बीजेपी तो अब और मदद नहीं करेगी, अगर पहले ही नहीं कर रही थी तो आप कैसे विकास करेंगे? कम से कम बिहार की जनता को एहसास तो हो, आगे आने वाले चुनाव में यही बातें जो प्रधानमंत्री के पैकेज थे, जो घोषणाएं थी, जो बेरोजगारी पे बातें थी, जो भुखमरी पे थी, जो अल्पसंख्यक के भी थी, जो देश के बंटवारा हिंदू मुस्लिम पे हो रही हैं, उन्हीं सबको लेकर एक मजबूत बीजेपी और लेकिन आप मान रहे विकास नहीं कर पाएंगे, पब्लिक को एहसास कराएंगे कि हम विकास नहीं कर पा रहे हैं इनकी वजह से। इस 8 साल में नहीं, हम विकास करेंगे। बिहार के जो पैकेज है, बिहार सरकार यस सुनिए तेजस्वी यादव, आप याद करें, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारी कलम सबसे पहले रोजगार पे चलेगी। लेकिन दुर्भाग्य था, पता नहीं कैसे उस व्यक्ति की सबसे ज्यादा सीटें होने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं बन पाई। ये तेजस्वी की ऐलान था कि पहले बनते ही हम बिहार की नौजवानों के बेरोजगारी पे कदम उठाएंगे। इसका विश्वास लेकर नीतीश जी वापस आए हैं और यही होगा, यही दोनों की सरकार। देख लेना 3 साल के अंदर बिहार सरकार में रोजगार मुहैया होंगे, बिहार सरकार रोजगार देगी, बिहार सरकार में रामसागर जी मौका दूंगा आपको, 1 मिनट आवाज का। अशोक जी मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर बिहार में जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उसके आधार पर वो नौकरियां पैदा करेंगे और उसके आधार पर विकास करेंगे बिहार का, आप ये कह रहे हैं? ये मैं मानता हूं, क्योंकि हम लोगों के पास एक प्रोग्राम है, रोजगार के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है अशोक जी, अब मुझे ये बताइए, और तेजस्वी जी अभी मेरा प्रश्न खत्म है, रामसागर जी थोड़ा रुकिए भाई। तौर पे सफल अशोक जी अब मुझे ये बताइए, वो जो बिहार के मौजूद रिसोर्सेज हैं जिसके जरिए अब नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ जाकर बिहार का भरपूर विकास करेंगे, उसी मौजूद रिसोर्सेज के साथ उन्होंने अभी क्यों नहीं विकास कर लिया? वो केंद्र के पैकेज के भरोसे क्यों बैठे रहे? उनके भरोसे बैठे थे कि भाई केंद्र सरकार ने जो रोजगार जो के लिए पैकेज था उस पर कर लेते ना सर। आप कह रहे हैं वो पैकेज है इतना कि जो विकास हो सकता है, नहीं तो पहले ही कर लेते। हाँ
नहीं, उसकी पैकेज की बात, जो केंद्र सरकार ने कहा था कि हम स्पेशल पैकेज रोजगार के हम मुहिम देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे 2 करोड़, उस पे बात हो गई थी, उसी पे विश्वास पे नीतीश जी गए थे। जब देखा कि ये तो धोखा है, अरे पर 1.5 साल हो गए, कहीं रोजगार की बात तो 2014 में बोले थे सर। 2014 से नीतीश कुमार को ये समझ में आने में कि 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, 2022 हो गया। नहीं, असेंबली में भी बोले थे भाई जी। आप तो पत्रकार हैं, देखें उनके बयान देखें। संजय जी, क्या नीतीश कुमार का 2024 का भी कोई इच्छा बची हुई है जिसके लिए वो जा रहे हैं? एक एनालिसिस ये भी है कि उनको पीएम पद चाहिए, इसलिए भी वो उस रेस में शामिल होना चाहते हैं। ये सब चीजें, एक चीज जो आपने अशोक सिन्हा से जो प्रश्न पूछ रहे थे, पहले जरा मैं उसको क्लियरिफाई कर दूं। अगर उनमें कैपेबल हैं, और मैं मानता हूं कैपेबल हैं, तो शायद वो भी सफलता मिले। ठीक है संजय जी, तो जो अशोक सिन्हा जी से जो सवाल पूछ रहे थे, जो बिहार का 2020 का नैरेटिव जो तय किया गया था, वो तय किया गया था सरकारी नौकरी और रोजगार। तेजस्वी जी ने तो कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। ठीक है, अब तो आपकी सरकार बन गई, अब सरकारी नौकरी दे दीजिए। जो बिहार में जो सीट वैकेंट है, जिसके लिए बजाबते निकाला गया, अभी तक जो है उसके लिए वैकेंसी इसलिए नहीं आई कि चूंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट अलाउ नहीं कर रहा है कि जब आप इनको अपॉइंट करेंगे तो आपके पास फंड कहां है, सैलरी कहां से देंगे। अगर आपकी सरकार बनी है, आपने तो वादे किए थे, ठीक है, एक परिस्थिति ही बनी, लेकिन उस परिस्थिति में अगर आप सरकार के साथ आ गए तो आप नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाइए। 10 लाख आप सरकारी नौकरी दीजिए, बिहार के आवाम के लिए भला होगा, बिहार के नौजवान के लिए भला होगा, बिहार के लोगों के लिए भला होगा। और दूसरी बात, जो सवाल आपने कहा कि हम रोजगार मुहैया कराएंगे, तो उनके पास पैकेज नौकरी सरकारी नौकरी। ठीक है अशोक जी, वो तो अभी पता चल जाएगा कुछ दिन में। वो ठीक है, मैं आपका पॉइंट ले रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आरजेडी नौकरी मुहैया कराएगी, अब आने वाले कुछ दिन में वो देख लेंगे। अभी तो आप आपसे सवाल नहीं कर सकते भाई, अभी तो आपको मौका मिलेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा। अब बताइए संजय जी। सुशांत जी, मैं दूसरे सवाल पर आ रहा हूं। आपने कहा कि 2024 का कोई रोड मैप है, बिल्कुल है। ये नीतीश कुमार जी इस बार बिहार के चुनाव को जब एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। बड़ा इमोशनल उन्होंने अपील की थी लोगों से। अब निश्चित रूप से अंदर खाने वाली बात कुछ दिन में सतह पर आएगी। निश्चित रूप से उन्होंने जब आरजेडी के साथ गठबंधन में गए होंगे, कहे होंगे कि ठीक है, कुछ दिन तक तो हम मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे, बाकी की जिम्मेवारी मैं आपको ट्रांसफर करूंगा और मैं नेशनल राजनीति में जाऊंगा। सुनते हैं कि सोनिया गांधी जी से भी इनकी मुलाकात हुई है, यूपीए के कन्वेनर बनने की बात चल रही है, जिसकी चर्चा आपने शुरू में की। अगर सोनिया गांधी इनको कन्वेनर बनाती है, ये देश लेवल पर अपने को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो मैं मानूंगा कि ये गठबंधन में जाने के पीछे एक मकसद ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने तो कोई उनको प्लेस नहीं दिया, एक वाइस प्रेसिडेंट का स्कोप बनता नहीं, था। पर संजय जी, इसमें मेरा एक प्रश्न है। संजय जी, मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार के पास अपने आप को नेशनल लेवल पर एक चेहरा प्रोजेक्ट करने के लिए क्या है आज की तारीख में? और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी सब पीछे हो जाएंगे और कहेंगे कि हां आप ही आगे आ जाइए। ऐसा कैसे होगा? देखिए, जहां तक उत्तर पट्टी का सवाल है, एक बार 2 बार इन लोगों ने कोशिश की थी, आपको भी याद होगा, मुलायम सिंह यादव वगैरह के साथ मिलकर के एक थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद की थी। वो सफलता इनको नहीं मिली। फिर इनके मन में एक उम्मीद जगी है कि बीजेपी हमें कुछ देने नहीं जा रही है, तो क्यों न विपक्ष के साथ मिलकर के कवायद की जाए। और ऐसे भी 17 साल ये इनका टेन्योर मुख्यमंत्री का पूरा हो चुका है, अगर कुछ दिन और रह जाएंगे तो 20 साल का इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो इनकी महत्वाकांक्षा, आपको याद होगा एक खबर पर काफी डिबेट हुआ था कि अब तो एक मेरे लिए राज्यसभा ही बच गया है ना। मतलब कहीं ना कहीं से इनकी इच्छा केंद्र की राजनीति के इर्द गिर्द जाने की है। वो विपक्ष इनको भाव दे न दे, अरविंद केजरीवाल स्पेस दे न दे, सोनिया जी स्पेस दे न दे, केजी राव जो हैं वो केसी राव, चंद्रशेखर राव इनको स्पेस दे न दे, लेकिन इनकी इच्छा है कि उत्तर पट्टी के नवीन पटनायक और नीतीश कुमार 2N को माना जाता है कि एक स्थापित नेता के तौर पर रहे हैं। और अगर कांग्रेस के साथ इनकी कोई बात होती है
प्राइम मिनिस्टर के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर राजनीति करने की इनकी इच्छा देखिए है। क्या है, और मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि भाई वो स्थापित नेता कभी खुद अपने बूते पे सरकार क्यों नहीं बना पाए? वो 2014 में अकेले लड़े तो लोकसभा में 2 सीट जीत पाए। वो इस बार उनकी पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पर थी, आरजेडी और बीजेपी को उनसे ज्यादा सीटें आई। तो वो स्थापित नेता क्या ऐसा लेकर आ रहा है जिसके लिए ममता बनर्जी पीछे हो जाए, राहुल गांधी पीछे हो जाए और अरविंद केजरीवाल पीछे हो जाए? राम सागर जी, वो तो मैं एक चीज मैं बता देता हूं सुशांत जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जब शुरुआत की थी तो उनके पास 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। आज अरुणाचल प्रदेश में इनको राज्य पार्टी का दर्जा मिला है, मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। अरे पर सर वो पार्टी आज की डेट में बड़ी पार्टी हुई ना सर, वो 2 सीट के साथ उस वक्त तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना नहीं देख रहा था ना। पॉइंट ये है संजय जी, तो नरेंद्र मोदी जब पीएम कैंडिडेट बने सर, उसके पहले उन्होंने गुजरात को अलग अलग पैरामीटर्स पर स्टैब्लिश किया और गुजरात में बीजेपी की अपने बूते पे सरकार बनती थी, गठबंधन की सरकार नहीं बनती थी सर। बीजेपी में कोई मालिक नहीं होता है, इनके लेकिन राष्ट्रीय फलक में एंट्री की इनकी कोशिश होगी, सफलता ठीक है, इनको वो मैं मिलेगी, मान गया नहीं होगी, मिलेगी, लेकिन वो भविष्य कितनी का प्रश्न सक्सेसफुल है। होगी इसका प्रश्न है। राम सागर जी, क्या 2024 के लिए नीतीश कुमार बीजेपी के लिए कोई चिंता का विषय हो सकते हैं? नहीं, हमारे लिए ये मददगार होंगे। अगर ये चेहरा बन जाते हैं तो हमको और आसानी होगी। कैसे? क्योंकि ये जेल और बेल वाली पार्टी के साथ जाकर के वो गठबंधन किए हैं, तो जितना भी आप देखेंगे कि यूपीए के पास हैं, वो सारे के सारे, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, सारे के सारे नेता जेल और बेल वाली पार्टी है। तो जेल और बेल वाली पार्टी के गठबंधन का मुखिया बनने के लिए अगर बनाते हैं, सबकी बात मैं कर रहा हूं, इनको मैं शुभकामना देता हूं कि जेल और बेल वाले के साथ रहें। अपना तो ये क्रेडिट खत्म कर ही लिया है, अब कब्र में इनका पैर, राजनीतिक कब्र में पैर लटका हुआ है, अब ये क्या बनेंगे? अली अनवर जी, आपके हिसाब से 2024 में नीतीश कुमार का कोई प्रोस्पेक्ट आपको दिखता है पीएम फेस के तौर पर? देखिए, पहली बात ये कि बिहार में 2015 में ये दोनों लालू जी और नीतीश जी जब साथ मिलके लड़े और जिस तरह का जो सामाजिक समीकरण बना, तो मोदी जी का माने 30-35 हेलीकॉप्टर, बीजेपी की सारी ताकत, और उस समय तो माने तुरंत जीत करके आए थे और बहुत सारे उनके वादों की जो पोल नहीं खुली थी, तो उस समय तो सब लोग धराशायी हो गए। तो इसलिए कहना ये नहीं अभी से मुश्किल है कि कौन आदमी कब क्लिक कर जाएगा। रही बात, देखिए नीतीश जी नो डाउट कि एक योग्य आदमी हैं, सेंटर में भी मिनिस्टर रहे हैं और कई मंत्रालय उन्होंने संभाला है, बढ़िया से संभाला है और बहुत वेल रेड आदमी है, वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है। और वो तुर्की आप याद कीजिए 15 का चुनाव, मोदी जी हेलीकॉप्टर से उतर करके अभी दिल्ली चुनावी सभाओं को संबोधित करके दिल्ली पहुंचते भी नहीं थे और किस तरह से नीतीश कुमार तुर्की उनकी बातों का जवाब दे देते थे, उनको किस तरह से घेर लेते थे, ये तो स्किल है उनके अंदर। अली अनवर जी, इसमें मेरा एक प्रश्न है, काउंटर प्रश्न, मैं एनालिसिस के तौर पर इसको आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, विधानसभा के कई चुनावों में नरेंद्र मोदी जहां जहां गए हर जगह बीजेपी जीत गई हो, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पब्लिक को पता होता है कि मोदी फेस नहीं है। लेकिन यह कहना कि आरजेडी और जेडीयू का वोट शेयर सीधे जुड़ जाएगा मैथ्स के कॉपी पर, यह वैसे ही है जैसा 2019 में लोग सोच रहे थे कि भाई सपा और बसपा साथ आ गए तो एमवाई चला जाएगा सपा के साथ और बहन जी का वोट जुड़ जाएगा तो बीजेपी खत्म हो जाएगी यूपी में। लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी का चेहरा लोगों ने प्राथमिकता के तौर पर देखा। तो ये बिहार में क्यों हो जाएगा जो यूपी में नहीं हो सका? प्रधान जी, 15 और 22 में 24 में बहुत फर्क होगा। 15 के बाद एक बार अली अनवर जी बोल रहे, फिर आप बोलिएगा सर। एक बार उनसे एनालिसिस ले लूं कि जो यूपी में बहन जी और अखिलेश साथ आकर नहीं कर पाए, वो आरजेडी और जेडीयू बिहार में 2024 में कैसे कर पाएंगे? अली अनवर जी, देखिए, संजय जी देख चुके हैं, आपको भी याद होगा, हम लोगों ने इमरजेंसी भी कवर किया है एज ए जर्नलिस्ट, और हम लोगों ने देखा है
कि जेपी जो जिंदगी भर अपने सारे मिशन में कामयाब नहीं हुए, वो अचानक आ करके परिस्थितियां नेता बनाती हैं और हालात ऐसे पैदा हो गए कि जेपी नेताओं के नेता जन नायक बन गए, लोक नायक बन गए और उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया कि सभी पार्टियों को लेफ्ट से लेकर के राइट तक, सेंट्रलिस्ट तक सबको एक बन करके और जनसंघ जैसी पार्टी को का जनता पार्टी में विलय कर दिया, जनता दल में, तो जनता पार्टी में। तो ये कौन किसका क्या होगा? देश के जो हालात हैं, देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश में जो बेरोजगारी है, देश में जो विभाजन की राजनीति चल रही है, उससे जो लोग उबे हुए हैं, देश की संपत्ति को जिस तरह से बेचा जा रहा है, रेल से लेकर के, हवाई जहाज से लेकर के और पोर्ट से लेकर के, और जिस तरह से थोड़ी देर के लिए लोगों की संपत्ति दुनिया के चौथे अमीर हो रहे हैं, लेकिन एक गरीब नमक पर, आटे पर, चावल ठीक है। पर, राम सागर जी, अली अनवर जी कह रहे हैं कि परिस्थितियां कभी भी पॉलिटिक्स में बदल जाती हैं और आपको नहीं पता कि कैसे बदल जाएंगी और नीतीश कुमार जो है वो लोगों की पहली प्राथमिकता हो जाएंगे। राम सागर जी, अब ये ख्याली पुलाव बनाते रहे, देश में पानी दूसरे तरफ बह चुकी है, देश का प्रधानमंत्री अत्यंत पिछड़ा से आते हैं, देश का राष्ट्रपति आदिवासी बनी है, देश में इन वर्गों के लिए काफी काम किया गया है, लोगों को पक्का मकान दिया गया है, घर में बिजली दिया गया है, खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया गया है, घर में शुद्ध पानी पहुंचाया गया है। इसलिए अब वो व्यवस्था बदल गई है, लोग लाभुकों की इतनी बड़ी संख्या देश के अंदर हो गई है कि अब ये जातिवादी राजनीति में देश को बांटना चाहेंगे तो वो बंटने वाली नहीं है। ठीक है संजय जी, मुझे एक चीज और बताइए। संजय जी, आपका अनुभव देखिए, जो अभी अली अनवर जी ने कहा उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि विपक्ष किसी चमत्कार की उम्मीद में कि कुछ रातों रात बड़ा हो जाएगा और उस मोमेंटम में हो सकता है नीतीश कुमार या किसी और को मौका मिल जाए। लेकिन अभी संजय जी मौजूदा परिस्थिति में आपको जेडीयू को फायदा होते दिख रहा है इस निर्णय से या घाटा होते दिख रहा है? नहीं, फायदा होते तो नहीं दिख रहा है। इसलिए फायदा होते नहीं दिख रहा है कि जो नीतीश कुमार का संजय जी, मैं माफी